स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग खास करके जो एक EVS का पार्ट है, तो EVS के पार्ट में आज हम लोग इम्पोर्टेंट लगभग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आधारित है यह NCERT के पैटर्न पे, बिल्कुल उसी से क्वेश्चन लिया हुआ है। क्लास 6 to 10 के बीच के NCERT का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फॉर्म में लाया है। इससे पहले वाले भी EVS को देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। पिछला सेट 100 क्वेश्चन का हुआ था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेप्चा लोक संगीत भारत के किस राज्य में गाया जाता है? लोक संगीत का एक अपना अलग प्रधानता होता है या क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष होते हैं। तो लेप्चा लोक संगीत जो देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, NCERT में भी ये कवर किए हुए हैं। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा? लेप्चा लोक संगीत, ध्यान रखिएगा, लेप्चा लोक संगीत पश्चिम बंगाल में। चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। जैव विविधता का क्या तात्पर्य है? बहुत बार बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो पर्यावरण के अंतर्गत ही जैव विविधता की चर्चा होती है। तो जैव विविधता है क्या? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर स्थलीय जीवों के साथ मानव का सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन। पृथ्वी पर सूक्ष्म विषाणु जोंक, ये जल में मिलता है, पानी में मिलता है। स्थलीय एवं जलीय जीव के साथ सामंजस्य, ठीक है। सी नंबर जरा देखिएगा, सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन। पृथ्वी पर स्थलीय जीवों के साथ मानव का सामंजस्य, ठीक है। और पृथ्वी पर मानव के साथ वृक्ष का सामंजस्य। क्या इसका आंसर करेंगे? जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, जोक, स्थलीय एवं जलीय जीव जो भी हमारे हैं पृथ्वी पर, तो वे सभी हमारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को कीजिए। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपने क्या समझा? बायोडाइवर्सिटी हुआ जिसमें मानव के साथ सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, जोक, स्थलीय जीव, जलीय जीव, वृक्ष, पेड़ पौधे सभी आते हैं। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। मिट्टी एवं वायु का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे मिट्टी के निर्माण और हवा का निर्माण किसके द्वारा होता है? पौधे के द्वारा, पशु के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा या मानव के द्वारा? क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं होता है। मिट्टी और वायु का निर्माण इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? तो मानव के द्वारा मिट्टी एवं वायु के निर्माण नहीं होता है। पेड़ पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव मिट्टी या वायु को बनाने में परोक्ष रूप से ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो सूक्ष्म जीव, पशु और पौधे मिट्टी और हवा का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए ये आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा रिजर्व जिसका संबंध राज्यों के मिलान से सही नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है रिजर्व अभ्यारण्य से, ठीक है। तो यहां पे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ रिजर्व अभ्यारण्य देखा था, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहां पे देखिए कि कौन सा रिजर्व जिसका संबंध राज्यों के मिलान से सही नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मानस रिजर्व असम। कौन सा आपको लग रहा है बताइए? ऑप्शन ए इसका गलत होगा। बांधवगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। बाकी जितने सारे हैं, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सरिस्का राजस्थान में है और मानस ये असम में है। एक बात यहाँ पे और आप मेंशन कर लीजिए कि ये जो भी आप देख रहे हैं इसमें प्रमुखता से टाइगर का ये अभ्यारण्य है, बाघों का ये अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अभी मध्य प्रदेश में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान का चर्चा हुआ है। नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से किस वन के तहत आता है? आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, रक्षित वन। इसका आंसर हो जाएगा रक्षित वन। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक जो वनों का जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? रक्षित वन का। निम्नलिखित में से कौन सा वन सर्वाधिक मूल्यवान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकृत वन। कौन सा वन? वर्गीकृत वन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कौन सा वन होता है? आरक्षित वन, रक्षित वन, वर्गीकृत वन, इनमें से सभी। किसके बारे में कर रहा है? सरकार, ठीक है, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में इनमें से कौन सा वन होता है? आरक्षित वन, रक्षित वन, वर्गीकृत वन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षित वन। देखिए यहाँ का इसका व्याख्या, भारत में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर रक्षित वन उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में स्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र में 75% है। देखिए भारत में सर्वाधिक जो वन है वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि भैरव डाकुआ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। भैरव डाकुआ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में।
संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने लागू किया था? संयुक्त प्रबंधन, ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो पहला प्रस्ताव लाया गया था वह किस राज्य ने लागू किया था? तो ये लागू किया था बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा ने संयुक्त वन प्रबंधन को सबसे पहले लागू किया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा, देखिए इनमें से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? देखिए रोपण फसल को एक और नाम से जानते हैं, वाणिज्यिक फसल के नाम से। रोपण फसल को वाणिज्यिक यानी कमर्शियल क्रॉप के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? कमर्शियल क्रॉप के भी नाम से रोपण कृषि को जानते हैं। कॉफी, रबर, गन्ना, केला, तो ये सभी क्या है? रोपण फसल है। रोपण फसल का इसका जो व्यापारीकरण होता है ये मुख्य रूप से इसका उपयोग ही होता है वाणिज्यिक कार्यों के लिए, व्यापारीकरण के लिए, ठीक है। तो ये जितने ऑप्शन देख रहे हैं, कॉफी हो, रबर हो, गन्ना या केला, ये सभी क्या है? हमारे रोपण फसल है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव होता है वहां निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती की जाती है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि कौन सी कृषि की जाती है? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जहां जनसंख्या का दबाव बहुत हो। अब जनसंख्या का अगर दबाव देखना है अगर आपको, तो आप जनसंख्या का दबाव देखने के लिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह 2 महादेशों में रहती है, एशिया और अफ्रीका। 50% जनसंख्या 2 देशों में रहती है, एक चीन में और एक भारत में। अब भारत में आइए, तो भारत में अगर आप आते हैं मध्य भारत की ओर, तो मध्य भारत में आपको जो मिलेगा उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। और थोड़ा सा पूरब की ओर चलिए तो पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्यों की जो जनसंख्या पे भी अगर आप चर्चा करते हैं तो ये लगभग 40% जनसंख्या भारत के अंतर्गत कवर हो जाती है। अब ये बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, अब यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो यहाँ जिस प्रकार की कृषि होगा तो कैसा कृषि होगा? क्योंकि जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, तो यहाँ पे गहन जीविका कृषि होगा। कैसा होगा? गहन जीविका कृषि। अच्छा, ये गहन जीविका कृषि क्या है? ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से थोड़ा सा मॉडर्न कृषि है, लेकिन जो आधुनिक कृषि है उससे थोड़ा सा ये नीचे वाला कृषि है। यानी कहने का मतलब कि ये बीचों बीच, यानी पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि के बीच में ये फंसा हुआ है। कौन? गहन जीविका कृषि। प्राचीन समय की बात करें तो कौन सी होती थी? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि जहां जनसंख्या का दबाव ज्यादा रहेगा वहां पे कौन सी कृषि होगी? तो गहन निर्वाह कृषि। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव, रासायनिक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कृषि में? गहन जीविका कृषि में, कृषि गहन में, वाणिज्यिक कृषि में। क्या बात कर रहा है यहाँ पे? जैव रासायनिक, बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहा है, इरिगेशन का प्रयोग पूछ रहा है। तो ये ज्यादा मुख्य रूप से कहां पे होता है? गहन जीविका कृषि में, क्योंकि जनसंख्या का दबाव होता है, अन्न की आवश्यकता ज्यादा होता है, तो कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो इसके लिए प्रोडक्शन पर दबाव बनता है, उत्पादन पर दबाव बनता है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर और इरिगेशन का हम लोग उसमें भरपूर प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि एक वाणिज्यिक कृषि है? जीविका कृषि, रोपण कृषि, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक कृषि? तो ये तो ऑप्शन सेम मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो रोपण कृषि है, कौन सी कृषि? रोपण कृषि या वाणिज्यिक कृषि। हमने पहले भी बात किया है कि रोपण कृषि मुख्य रूप से वही कृषि होता है जहाँ से उसका मैक्सिमम जो मोटो होता है कि उसको वही कट करे और डायरेक्ट उसको मार्केट तक पहुंचा दिया जाए, चाहे गन्ना हो, केला हो, तो ये या कॉफी हो, तो वो डायरेक्ट हमारे बाजार व्यवस्था से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग जो होता है वह काफी कम होता है अन्य कृषि के जो पैदावार होते हैं उसके तुलना में, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की जरा देख लीजिए यहाँ पे कि इनमें से कौन सा एक जायद फसल है? जायद फसल को देखिए पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था फर्स्ट फेज वाले पीआरटी में। जायद फसल को हम लोग गरमा फसल भी कहते हैं। कौन सा फसल? गरमा फसल भी कहते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी और चारे की फसलें। चारे यानी जो कैटल फीडिंग, जो कैटल का होता है, मवेशियों का जो होता है फीड, तो वहां पे क्या करते हैं कि ये जो जायद फसल होता है, तो तरबूज भी आता है जायद फसल में, खरबूज, खीरा और सब्जी और चारे की फसल, तो इस कारण हो जाएगा इसका आंसर इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा जायद फसल जो होता है यह रबी क्रॉप, कौन सा क्रॉप? रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में ये बोया जाता है, यानी गेहूं कटने के बाद और धान बोने से पहले। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर चावल के उत्पादन में है, ठीक है। चावल के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत है। शीत ऋतु में रबी फसलों के उत्पादन इनमें से कौन सी वर्षा सहायक होती है? गेहूं के लिए जो वर्षा होती है ठंडे के मौसम में, तो उस समय गेहूं के वर्षा के लिए कौन सा वर्षा महत्वपूर्ण है? विषुवतीय पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, शीतोष्ण उत्तरी विक्षोभ या ध्रुवीय विक्षोभ? तो देखिए शीत ऋतु में रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा।
शीत ऋतु में रबी फसल के लिए जिस वर्षा की जरूरत होती है वह हमारा क्या है, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ। शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो है ये हवा ही वर्षा करवाती है, जो गेहूं के पैदावार के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में धान की फसलें में आती है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये तीनों राज्य जो देख रहे हैं यहाँ पे धान का पैदावार अच्छा होता है। अब एक बात को जरा गौर कीजिएगा, देखिए उड़ीसा में धान की पैदावार होती है, लेकिन यहाँ धान केवल खाद्य पदार्थ के रूप में, कहाँ किस रूप में, खाद्य पदार्थ, यानी यहाँ पे धान की पैदावार के तुलना में जो वहाँ का चावल का कंजम्पशन है वह लगभग बराबर है उड़ीसा में। लेकिन अगर यही बात अगर आप आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में या बिहार में या छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंजम्पशन चावल का है, लेकिन यहाँ पे चावल का पैदावार यानी धान का पैदावार इतना अधिक है कि कंजम्पशन के अलावे, उपभोग के अलावे ये क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, निर्यात भी करता है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में फसलों की अलग अलग एक महत्ता होती है। तो एक उड़ीसा में भी चावल होता है, तो वहाँ खाद्य पदार्थ के रूप में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न कौन है? चावल, गेहूं और मक्का, बाजरा। भारत में पहले स्थान पर लोग क्या खाता है? तो चावल खाता है, और दूसरे स्थान पे कंजम्प लोग करता है गेहूं या उससे बने हुए उत्पाद का। ठीक है, 19 नंबर जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में गेहूं उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? भारत में गेहूं उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से कौन सा क्षेत्र? उत्तर पश्चिम गंगा सतलज मैदान, दक्कन का काली मिट्टी, उत्तर पश्चिम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ए एवं बी। चलिए इसका आंसर जरा कीजिए, क्या इसका आंसर होगा? बताइए कि भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में गेहूं की उत्पादन सर्वाधिक होती है। आप जरूर, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं, अब यहाँ अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 पे हैं तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये सब क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना यूजफुल कंटेंट है। काफी कम समय है, ध्यान रखिए, हम उतना करवा रहे हैं जितना आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना रहेंगे। तो इस बात को आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो इस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए तो क्या बात कर रहा है, गंगा सतलज का मैदान, गंगा सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये तीनों मैदान महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ से ब्रह्मपुत्र का मैदान अलग हो जाता है, क्योंकि जो बात कर रही है गेहूं के उत्पादन के लिए तो वह गंगा सतलज के मैदान में और दक्कन की काली मिट्टी में, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे गेहूं का पैदावार काफी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर। देखिए जरा 20 नंबर जरा देखिए, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से इनमें से कौन सा फसल भारत में तीसरे स्थान पर आता है? भारत में प्रथम स्थान पर चावल, भारत में प्रथम स्थान पर चावल, भारत में दूसरे स्थान पर गेहूं, भारत में दूसरे स्थान पर गेहूं, और भारत में तीसरे स्थान पर जो आता है वह है ज्वार। कौन है? ज्वार। ध्यान रखिएगा, भारत में तीसरे स्थान पर जो आता है वह ज्वार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 20 नंबर क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों से रिलेटेड था। भारत में कॉफी अरेबिका किस्म की पैदा होती है, ये किस देश से लाया गया है? भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कॉफी का यानी कहवा का उत्पादन, कहवा यानी कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है। क से कहवा और क से कर्नाटक। ठीक है, भारत में ये फसल जो है कॉफी, ये लाया गया है दूसरे देश से। कहां से? अरेबिका से। ये कौन सा फसल का प्रकार है? अरेबिका। ठीक है, कॉफी का ये कौन सा प्रकार है? अरेबिका। कहां से लाया गया है? तो ये लाया गया है यमन से। कहां से? यमन से। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 22 नंबर चलिए यहां पे करते हैं। 22 नंबर, रबर निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? रबर उष्णकटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, भूमध्य कटिबंधीय फसल है, या समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है? तो रबर जो आप देख रहे हैं ये भूमध्य कटिबंधीय फसल है। भूमध्य कटिबंधीय फसल है कौन? रबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 का नंबर, 22 का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। की खेती किस पहाड़ी में उगाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में रबर की खेती किस पहाड़ी में? खासी, जयंतिया, गारो या मिकिर? इसका आंसर क्या होगा? खासी, जयंतिया, गारो या मिकिर? तो इसका आंसर हो जाएगा खासी की पहाड़। खासी ये मेघालय में है। खासी, जयंतिया और गारो ये तीनों जो है मेघालय में है, अलग अलग ये चोटी का नाम है। तो ये कहां पे होता है? खासी में। ठीक है, कहां पे? खासी में। भारत में भूदान योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? भूदान योजना जो था ये भारत की आजादी के बाद जमीनों को लेकर एक बड़ा व्यापक आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के जो मुख्य रूप से जो भारत में नेतृत्व करता रहे थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये जुड़े हुए थे किस आंदोलन से? भूदान आंदोलन से। इनके साथ एक और महत्वपूर्ण रूप से कार्य किए थे, उनका नाम विनोबा भावे था। ठीक है, अब देखिए ये विनोबा भावे, देवी कृपलानी, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी। भूदान योजना की शुरुआत जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। कहां पे? पोचमपल्ली में। वहीं के एक जमींदार है जिनका नाम है श्री रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने पहली बार अपनी भूमि को क्या कर दिया था? दान दिया था, और यहीं से भूदान की शुरुआत होता है। ठीक है, भूदान उन लोगों को जमीन देने की प्रक्रिया थी जिनके पास अपना कोई जमीन नहीं था, कोई उनका खेती करने के लिए कोई भूभाग नहीं था, उनको रहने के लिए कोई घर नहीं था। तो ये जो योजना चलाया गया, ये जो कार्यक्रम चलाया गया
तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमीनों को आवंटित करना उन लोगों को जिनके पास अपना कोई भूभाग नहीं रहा है। चलिए आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसका था? ग्राम स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वराज का अभी भी आप देखते होंगे समाचार पत्रों में, ग्राम स्वराज, ग्राम का जो कोई भी अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो अगर कोई काम होता है या पंचायती राज व्यवस्था की जो काम होती है, तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि ग्रामीण स्वराज या ग्राम स्वराज, तो ये महात्मा गांधी का अवधारणा था, महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज। ठीक है, आगे चलिए 25 नंबर जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल पैटर्न सही नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस फसल को एक फसल के साथ दूसरे फसल को लगाया जा सकता है? गेहूं प्लस चना, गेहूं प्लस सरसों, मूंगफली प्लस सूर्यमुखी, धान प्लस मक्का। तो फसल पैटर्न में सही नहीं है, तो गेहूं प्लस चना सही है। गेहूं और चना के साथ में खेती किया जा सकता है। गेहूं प्लस सरसों सही पैटर्न है, मूंगफली प्लस सूर्यमुखी सही पैटर्न है, मक्का प्लस धान जो है ये सही पैटर्न नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं प्लस चना, गेहूं प्लस सरसों, मूंगफली प्लस सूर्यमुखी, इसका बुआई और कटाई दोनों जो है सो एक साथ होने की संभावना रहते हैं, जिसके कारण बिना एक फसल को दूसरे फसल के लिए क्षति पहुंचाए हुए दोनों फसल को बखूबी उसको उत्पादन कर लिया जाता है और उसको खेतों से निकाल लिया जाता है। तो इसलिए ये फसल पैटर्न जो अभी देखे हैं उनमें सही थे। पौधों में होने वाले रोग किन कारणों से होता है? पौधा में जो बीमारी होता है, जीवाणु, कवक, विषाणु, इनमें से सभी, बताइए पौधों में होने वाले रोग किन कारणों से होता है? तो ये सभी इनके कारण होंगे। पौधों में बैक्टीरिया, कवक और विषाणु ये सभी जनित रोग होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, अंडा में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन होती है? अंडा जो हम लोग एग का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, विटामिन B2 एंड डी, विटामिन B1, B2, B12, विटामिन B2 एंड B12, डी, नियासिन डी और ए। अंडा में जो विटामिन का जो यूज होता है वह उसमें मुख्य रूप से विटामिन B2 और डी होता है, विटामिन B2 और डी होता है। अंडे के सफेद भाग कार्बोहाइड्रेट, अंडे के सफेद भाग कार्बोहाइड्रेट और अंडे के पीला भाग जो होता है वह प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो B2 और डी इसमें अवेलेबल होता है अंडे में। इनमें से कौन सा गाय एक देसी नस्ल की गाय है? रेड सिंधी साहिवाल, जर्सी साहिवाल, ब्राउन स्विस, रेड सिंधी। तो इनमें से कौन सा एक देसी नस्ल है? रेड सिंधी और साहिवाल, रेड सिंधी और साहिवाल कौन सी नस्ल है? देसी नस्ल है। चलिए आगे देखिए 30 नंबर, मुर्गी पालन में मुर्गियों के लिए कौन सा आहार सर्वाधिक मात्रा में रखा जाता है? जैसे अभी जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन। तो मुर्गियों को अब एक व्यवसाय के रूप में इसका पालन किया जा रहा है। तो होता क्या है कि उसको कम समय में, उसे ज़्यादा वजन बनाने के लिए, उसे ज़्यादा अंडा प्रदान लेने के लिए उसके आहार में, उसके फीडिंग में क्या किया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में किस आहार में किसको मिलाया जाता है? विटामिन ए एंड के को। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए और के को मुर्गी पालन वाले लोग आहार में ज़्यादा इसको मिलाते हैं, जिसके कारण से उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। निम्नलिखित में कौन सी मधुमक्खी मधु एकत्र करने यानी हनी एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है? देखिए ये जो भी आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? मक्खियों के प्रकार हैं, जैसे एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। तो जो इन मधुमक्खियों में सबसे ज़्यादा जो हनी को कलेक्ट कर सकता है वह है एपिस मेलिफेरा। कौन है? एपिस मेलिफेरा। ठीक है, 31 का डी ध्यान रखिएगा। इसे एपिस मेलिफेरा को इटली मक्खी भी कहते हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए इसी इटली मक्खी कहिए या एपिस मेलिफेरा कहिए, इस मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। एपिस सेरेना इंडिका सामान्यतः यह भारतीय मक्खी है, एपिस डोर्सेटा एक सैल मक्खी है, एपिस फ्लोरी एक लिटिल मक्खी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अंतर फसलीकरण और फसल चक्र में अंतर को देखा जाता है। अंतर फसलीकरण और फसल चक्र क्या है इसको जरा समझिएगा। अंतर फसलीकरण और फसल चक्र क्या है? एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाना फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित यानी एकदम पहले से प्री प्लान्ड है और उसको एक अनुक्रम में सीरीज में उगाना फसल चक्र कहलाता है। दो या दो से अधिक फसलों के कतार को निश्चित पैटर्न पर उगाने के अंतर को अंतर फसलीकरण कहते हैं। देखिए, एक ही खेत में एक ही फसल को सही अनुक्रम में उगाना फसल चक्र कहते हैं और एक से अधिक फसलों को अदल बदल कर उगाना अंतरा फसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में उच्च गुणवत्ता और जैविक फसलों को उगाना फसल चक्र कहते हैं और दो से अधिक फसलों को उगाना फसलीकरण कहते हैं। देखिए, फसलीकरण और फसल चक्र में क्या अंतर है? देखिए, फसल चक्र में जो भी बात निकल कर आई, क्या निकल कर आया फसल चक्र में? कि इसमें पहले ही से प्री प्लान्ड होता है। क्या प्लान्ड होता है? कि हमको जो एक ही खेत में जैसे अभी हम लोगों ने देखा था गेहूं के साथ चना और मूंगफली के साथ सरसों, ये क्या हुआ? ये हमारा फसल चक्र हुआ। विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम से उगाना फसल चक्र है। अब देखिए, दो या दो से अधिक फसलों को कतार में निश्चित पैटर्न पर उगाने की प्रक्रिया को अंतर फसलीकरण कहते हैं। जैसे मसूर की खेती के साथ क्या कर देना?
उसके एक अलग जो जो ये आप देख रहे हैं पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न पर इसमें सरसों बो देना, तो ये क्या कहलाता है, अंतर फसलीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से बृहद पोषक तत्व को कहलाता है। बृहद पोषक तत्व, जैसे हमारे प्लांट को दो तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, एक बृहद स्तर पर यानी लार्ज माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सब होते हैं, ठीक है, और एक होता है स्मॉल या माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे जिंक, बोरॉन, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन जो बृहद पोषक तत्व पौधों को चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सभी चाहिए। नाइट्रोजन एकदम पौधों को आवश्यकता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन भी पौधों को आवश्यक है, कार्बन और ऑक्सीजन भी आवश्यक है। तो ये सब पौधे के क्या होते हैं, बृहद पोषक तत्व होते हैं, जो इनका जो पौधों को आवश्यकता है वह काफ़ी लार्ज स्केल पे इनको आवश्यकता होते हैं। चलिए आगे देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, खेतों में सिंचाई की परिभाषा क्या है, इरिगेशन का परिभाषा क्या है, सिंचाई किसे कहेंगे। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना, जमीन सूखने पर खेतों में जल देना, फसलों की हरियाली को देखते हुए खेतों में जल देना। तो इसका आंसर क्या होगा कि निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना क्या है, खेतों की सिंचाई प्रक्रिया है, ठीक है। आगे चलिए 38 नंबर जरा देखिए यहाँ पे, खेतों में उपयोग किए जाने वाले 2,4-D इनमें से क्या है। 2,4-D क्या है, एंजाइम है, खरपतवारनाशी है, या पोषक तत्व है, या सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो 2,4-D जो ये आप जो देख रहे हैं ये खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी क्या है, जो हमारे खेतों में जो पौधे होते हैं उस पौधे के साथ अवांछनीय पौधा जिसको आपकी नहीं जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है वैसे पौधों का, लेकिन वह भी प्लांट जो होते हैं वो स्वतः या किसी आप ही के माध्यम से वो खेतों में जो आपके यूजफुल प्लांट है उनके साथ वो क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए कौन से, खरपतवारनाशी 2,4-D। देखिए इसे कीटनाशक में मत लीजिएगा 2,4-D को, इसको खरपतवारनाशी में लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा पर्व कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय से हमारे फेस्टिवल का एक फसलों के साथ भी संबंध रहा है, जैसे पोंगल और बैसाखी ये तो फसल कटाई है, गेहूं कटने के बाद होता है। होली ये भी गेहूं की फसल कटाई पे है। दिवाली पोंगल ये धान की कटाई के समय का फेस्टिवल है। तो इनमें से सभी जो है वह आपके कटाई पर्व से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 40 नंबर, अनाज के भंडारण निम्नलिखित में से किसके सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अनाज के भंडारण में सूखी पत्तियां में हम लोग नीम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नीम जो है यह एक क्या है, कीटनाशक है, फफूंदनाशक है और कीटनाशक है, ठीक है। फसलों में कितने वर्गों में बांटा जाता है, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक फसल हो गया रबी फसल और एक हो गया खरीफ फसल। बाकी जो भी फसलें उपजते हैं, चाहे वो जायद फसल हो या जायद या गर्मा फसल हो या वाणिज्यिक फसल हो या गहनी फसल हो, तो वह सभी जो है इसी के अंतर्गत आएंगे। रबी और खरीफ ये मुख्य फसल हो जाता है। 42 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री का ये स्कीम रहा था, प्रधानमंत्री स्किल योजना, तो ये 2015 में शुरू हुआ था। चलिए 16 नंबर देखिए, 43 नंबर देखिए, विश्व में लगभग 2/3 जनसंख्या 66% जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विश्व में लगभग 66% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, एशिया एवं अफ्रीका के देशों में। एशिया एवं अफ्रीका के देशों में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। चलिए आइए देखिए, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। 372, 382, 392, 402 व्यक्ति। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र स्तर पर प्रति व्यक्ति कितना है, 382 है। प्राकृतिक अंतर बताइए, प्राकृतिक अंतर किसे कहते हैं। प्राकृतिक अंतर, जीवित 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या, प्राकृतिक अंतर। प्रति 1000 व्यक्ति में मृतकों की संख्या, जन्म मृत्यु की संख्या में परिवर्तन, प्राकृतिक कारण, और एक देश में जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। देखिए जन्म और मृत्यु के बीच, जन्म क्या है, यह एक नेचुरल सिस्टम है, मृत्यु क्या है, यह भी एक नेचुरल सिस्टम है। तो जन्म और मृत्यु की संख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक अंतर कहते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक अंतर कहते हैं। 46 नंबर देखिए, उत्प्रवास। देखिए उत्प्रवास क्या है, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है, व्यक्ति राज्य में जाता है, जब व्यक्ति अपने राज्य को छोड़ता है। देखिए उत्प्रवास और अप्रवास दोनों पर ध्यान रखिएगा। जैसे उत्प्रवास किसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो वह क्या हो जाता है, उत्प्रवास। और अप्रवास किसे कहते हैं, जिस देश में वो जाता है, जिस देश में, जैसे अगर कोई भारतीय अमेरिका जाकर बस जाता है, भारतीय, तो अमेरिका के लिए क्या हुआ, वो अप्रवास हुआ, और भारत के लिए क्या हुआ, उत्प्रवास हुआ। ठीक है, भारत के लिए क्या हुआ, उत्प्रवास, और अमेरिका के लिए क्या हुआ, अप्रवास। चलिए आगे देखिए 47 नंबर,
आश्रित आयु वर्गों का उम्र निर्धारित किया गया। भारत में आश्रित आयु वर्ग का जो उम्र निर्धारण किया गया है यह 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक आश्रित आयु वर्ग का उम्र निर्धारण किया गया है। जिन देशों की मृत्यु दर विशेष रूप से, देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिन देशों की मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों की कम हो रही है, यानी चाइल्ड डेथ रेशियो कम हो रही है, वहां के युवा वायु वर्गों का पिरामिड का आकार कैसा होता है। ठीक है, जिन देशों की मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, वहां की आयु वर्ग के पिरामिड का आकार कैसा होता है, पतला होता है, चौड़ा होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो वहां पे जो पिरामिड जो बनेगा वह छोटे बच्चों के डेथ कम होने के कारण चौड़ा पिरामिड बनता है। कैसा पिरामिड बना, चौड़ा पिरामिड बनता है। इससे क्या होता है हमारा कि ये जो एरिया जो है ये धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या छोटे बच्चों का बढ़ते चला जाएगा और ऐसे ऐसे हमारा पिरामिड नीचे वाला चौड़ा होते चला जाएगा। ये देखिएगा पिरामिड का आकार कैसा होगा, तो ये चौड़ा होता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 49 नंबर, निम्नलिखित में से साझा संपत्ति ज्वाइंट प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है। व्यक्तिगत भूमि में देखा जाता है, सरकारी भूमि, आवासीय भूमि या सामुदायिक भूमि। तो जो सामुदायिक भूमि होता है उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। मृदा का निर्माण मुख्य कारक क्या है। देखिए दो मृदा के निर्माण के दो, कभी कभी ऐसा पूछता है कि कारक क्या है, तो मृदा निर्माण के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन पूछ देगा कि मुख्य कारक क्या है। तो कारकों में से ही जो रीजन है उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल रीजन रहेगा उसको फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन भी कर रहा है कि मुख्य कारक जैन सेल के स्वरूप एवं जलवायु। जनक सेल यानी जो प्राइमरी जो सेल होते हैं, प्राइमरी सेल के स्वरूप और जलवायु। स्थलाकृति एवं जीव पदार्थों की भूमिका, स्थलाकृतियां जैव पदार्थों की भूमिका। तो मृदा के निर्माण में जो मुख्य रूप से जो होते हैं वह क्या होते हैं, मृदा के निर्माण में मुख्य रूप से जो होते हैं वह जनक सेल के स्वरूप एवं जलवायु। बाकी स्थलाकृति हो, जीव पदार्थों की भूमिका हो, जैव पदार्थों की भूमिका हो, यह सभी क्या होंगे, ये सभी हमारे मृदा के निर्माण के कारण में रहेंगे। 51 नंबर देखिए, मृदा के निम्नीकरण क्या क्वेश्चन कर रहा है, मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण में कौन सा प्रकार है। मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण में तो अगर मृदा को बचाना है तो वनोन्मूलन बहुत जरूरी है और अतिचारण, ये दोनों प्रकार से इसके संरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 का ए। मृदा संरक्षण में निम्नीकरण के लिए वनोन्मूलन और अतिचारण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के तहत मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आर्द्रता मिट्टी का रोकना है, मिट्टी का आर्द्रता रोकना है तो मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म्स, समोच्च जुताई, रक्षक मेखला। अगर देखिए यहाँ पूछ देगा कि मिट्टी की ह्यूमिडिटी को बचाए रखना है तो मल्च बनाएंगे। मिट्टी की ह्यूमिडिटी को अगर बचाना है तो क्या बनाएंगे, मल्च बनाएंगे। चारों यहाँ पे देखिएगा, वेदिका फॉर्म देखिएगा, समोच्च जुताई, रक्षक मेखला। तो पहला क्या हुआ, मिट्टी का अगर आर्द्रता को बनाना है तो मल्च बनाना है। इनमें से किस पृष्ठीय प्रभाव में मृदा का प्रवाह कम होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि किसमें आप देखेंगे किसके निर्माण में मृदा का प्रभाव यानी मिट्टी कम बहता है, मिट्टी कम फ्लो करता है, तो वेदिका फॉर्म में। किसमें, वेदिका फॉर्म में। ठीक है, वेदिका फॉर्म में मिट्टी का बहाव जो होता है, पृष्ठीय प्रवाह कम हो जाता है। अब देखिए समानांतर जुताई के ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर समुचित रेखा के लिए प्राकृतिक अवरोधक का जो निर्माण करता है उसे समुच्च रेखीय जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्च। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी जुताई होती है, तो समुच्च रेखीय जुताई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मृदा को बचाना है तो क्या करेंगे, वेदिका फॉर्म करेंगे। मिट्टी में आर्द्रता है तो मल्च बनाएंगे। अगर नीचे बहते हुए जल के पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित रेखा के लिए एक अवरोधक का निर्माण करना है तो समुच्च रेखीय जुताई करेंगे। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है जिससे मृदा आवरण को बचाया जाए। अब देखिए प्रश्न कहाँ है, तटीय प्रदेश, यहाँ तो कोई पहाड़ ही नहीं है, यहाँ ड्राई जो है ये ड्राई इलाका है, शुष्क प्रदेश है। इसे रोकने के लिए वृक्षों को कतार में जब लगाया जाता है तो मृदा आवरण को बचाने के लिए किसका निर्माण करते हैं, तो रक्षक मेखला का निर्माण करते हैं। किसका, रक्षक मेखला का निर्माण करते हैं। चारों यहाँ पे जो हम लोग किए इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखिए, अलवणीय जल केवल कितना प्रतिशत है। भारत में या विश्व में अगर बात करें तो लवणीय जल ही काफी मात्रा में है। पीने योग्य लवणीय जल की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल लवणीय जल की बात कर रहे हैं, केवल अलवणीय जल की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग फॉर्म में होता है। कुछ अंडरग्राउंड वाटर में होते हैं जिसको हम लोग पी भी सकते हैं, कुछ ये अलग तालाब और स्रोतों में रहते हैं। तो 2.7% अलवणीय जल। औसतन एक व्यक्ति पानी पीने लीटर प्रति व्यक्ति का उपयोग करता है। एक व्यक्ति औसतन 3 लीटर पानी पीने का उपयोग करता है। कितना लीटर, 3 लीटर। ठीक है, आगे देखिए, वाष्पीकरण और वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के द्वारा गतिशील प्रक्रिया। आपने देखा है बारिश होती है, पृथ्वी के अंदर पानी चली जाती है, उसके सतह में के लेयर में पानी चली जाती है, नदियों में, महासागरों में, जहाँ जहाँ वर्षा होती है, फिर उस वर्षा क्या होता है, महासागर से फिर वो पानी का संघनन होता है। इसी तरीके से हवा, भूमि और पुनः महासागरों के द्वारा गतिशील प्रक्रिया ये है, कंटिन्यू चलते रहता है।
यह जो कहलाता है, यह जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है, यानी पानी का फिर वापस पानी में बदल जाना जल चक्र है। स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वनस्पति और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए क्षेत्र को तो हम लोग जानते हैं इसे स्थल मंडल और वनस्पति मंडल के रूप में नहीं, वनस्पति मंडल के रूप में नहीं इसे हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं जैव मंडल के रूप में। क्या जानते हैं? स्थल और वायुमंडल के बीच संकरे क्षेत्र को जैव मंडल के रूप में जानते हैं। किस मंडल के रूप में? जैव मंडल के रूप में। ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश यानी जो शीत प्रदेश है, जो 66.5 डिग्री कटिबंधों से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 से जो 90 के बीच पाए जाते हैं, तो ये ध्रुवीय प्रदेश या टुंड्रा वनस्पति, तो ये शीत प्रदेश में ही टुंड्रा वनस्पति होता है। तो इनमें सम्मिलित है लाइकेन और मॉस, लाइकेन और कवक, कवक और शैवाल, शैवाल इनमें से सभी। तो यहाँ जो होते हैं वह लाइकेन और मॉस होते हैं। लाइकेन कैसे बनता है? ये कवक और शैवाल की उपस्थिति पर ही बन पाता है लाइकेन। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन का उत्पत्तिकर्ता कौन है? कवक और शैवाल, फंगी और एल्गी। फंगी और एल्गी के ही सहभागिता से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक नेटवर्क के द्वारा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्लोबल नेटवर्क के द्वारा, इसे हम कह सकते हैं ग्लोबल नेटवर्क के द्वारा जो रक्षित क्षेत्रों को एक श्रृंखला जिसके तहत संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए कौन से शब्दावली का आप उपयोग करेंगे? अभी आप हाल फिलहाल में देखते होंगे कि रक्षित क्षेत्र यानी जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसको आपको क्या किया जाता है? ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि वहां संरक्षण और विकास दिया जा सके, ग्लोबल नेटवर्क। तो इसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जैव मंडल या जैव मंडल निचय कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल निचय। ध्यान रखिएगा, शब्दावली का प्रयोग हुआ है वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र, जिसका मुख्य रूप होता है संरक्षण और विकास करना। आइए देखिए यहाँ पे 62 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किन कार्यक्रम को आवश्यक समझा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम आवश्यक है वह है सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव, प्राकृतिक कैंप, ये सभी जरूरी है, ये होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 63 नंबर, द कन्फेशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना किसके लिए किया गया है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, संकटग्रस्त प्राणी और पक्षियों की सूची तैयार के लिए। तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्राणी और पक्षियों की सूची के तैयार के लिए द कन्फेशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 टोटल यहाँ पे मिला है। कितना मिला है? 63। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो था ही, इसमें तो नो डाउट है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिए। सुझाव है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। प्लेलिस्ट को आप जरूर बात कीजिए, आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है। एकदम 100% NCERT है, इसमें नो डाउट है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।